हिंदी में मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। तो आज की सभा की सदारत कर रही हूँ बांग्ला विभाग की प्रभारी सुधा जी, हिंदी विभाग की अध्यक्ष आशा मैडम, मित्र रंजीत जी, रेणु मैडम, खुशी मैडम और निशा जी, सुशांत जी और हमारे प्यारे बच्चों। आज की तारीख में टैगोर की 165वीं जयंती के अवसर पर हमने किस रूप में याद किया? टैगोर का पाठक होने के नाते मुझे ये सवाल जब साथियों ने बोलने के लिए कहा तो मैंने सोचा कि टैगोर पर आज की तारीख में किस रूप में बात की जानी चाहिए। आज के समय से टैगोर का क्या रिश्ता बनता है, तो इस पर मैं 3 हिस्सों में अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। टैगोर को याद करते हुए एक दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता जो बंगाल की धरती से आए अमर्त्य सेन ने कहा कि जिस टैगोर को यूरोप ने बहुत उत्साहित होकर नोबेल पुरस्कार दिया था, नोबेल पुरस्कार देने के कुछ ही वर्षों बाद उस टैगोर को यूरोप ने लगभग भुला सके। लेकिन जिस बंगाल की धरती ने अपनी सस्य श्यामला भूमि के गौरवगान के लिए टैगोर को याद किया, आज वह भी टैगोर, आज भी वह टैगोर यहाँ की रक्त और मज्जा में उसी रूप में प्रवाहित हैं जिस रूप में वे उस समय थे। पश्चिम ने टैगोर को किस रूप में याद किया? पश्चिम ने टैगोर को पूर्व के आध्यात्मिक पुरुष के रूप में याद किया, जो अध्यात्म के रास्ते मानव सत्य को पहचानता है। और आप समझ सकते हैं कि विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े यूरोप को पूर्व के अध्यात्म में एक सांत्वना दिख रही थी, उसे अपनी आत्मा की तुष्टि दिख रही थी, इसलिए उसने टैगोर को नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। लेकिन जब ही विश्व युद्ध शुरू हुआ और विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में आप देखते हैं कि लगातार 2 विश्व युद्ध यूरोप में होता है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है, तो पूर्व के आध्यात्मिक पुरुष को भुला दिया यूरोप। अमर्त्य सेन टैगोर को एक तार्किक पुरुष के रूप में, उनकी पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसमें टैगोर को एक तार्किक के रूप में वे पेश करने की कोशिश करते हैं। मेरी असहमति यहाँ से शुरू होती है और मैं यह मानता हूँ कि अमर्त्य सेन की वह कोशिश पश्चिम के मुहावरे में ही टैगोर को देखने की एक दूसरी कोशिश है। जो विज्ञान के रास्ते सर पर दौड़ रहा यूरोप है, उसके सामने भारत की तार्किक परंपरा के व्याख्याता के रूप में टैगोर को याद किया जाए, ऐसी गुजारिश करते हुए वे प्रतीत होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टैगोर का पाठक होने के नाते कि टैगोर किसी तार्किक परंपरा की नींव नहीं डाल रहे, बल्कि भारत की सदियों की परंपरा को, उससे अर्जित प्रज्ञा को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। किस रूप में, अब मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। टैगोर हम सभी जानते हैं, बंगला नवजागरण की कड़ी में मैं मानता हूँ शायद अंतिम और सबसे बड़े चेहरे थे। टैगोर का निर्माण
बंगला नवजागरण की पूरी परंपरा से हुआ है। टैगोर के अंदर आप राममोहन राय की झांकी देख सकते हैं। खुद उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें महर्षि के नाम से बंगाल में जाना जाता है, उस महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर की परंपरा जिन्होंने साधारण ब्रह्म समाज को अपने समय में पुनर्जीवित किया। टैगोर सच्चे अर्थों में उनके वारिस, उनके अंतिम संतान थे भी। टैगोर के बाबा महर्षि प्रिंस कहे जाते हैं, द्वारकानाथ टैगोर, और राममोहन राय के सबसे बड़े फाइनेंशियल थे भी। राममोहन राय को वित्तीय सहायता द्वारकानाथ टैगोर ने उपलब्ध कराई और उनके लड़के एक दूसरी राह पर चले। राममोहन राय के बाद उन्होंने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उनके लड़के, सबसे छोटे लड़के रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल की पूरे पुनर्जागरण की आभा को लेकर 20वीं सदी में वे वैश्विक पटल पर आते हैं। टैगोर को अमूमन जिन बातों से लोग जानते हैं उससे थोड़ा परे हटकर मैं बात करूंगा। मैं शांति निकेतन के संस्थापक टैगोर पर बात नहीं करूंगा। बाद में विश्व भारती के संस्थापक के रूप में उभरे टैगोर पर भी बात नहीं करूंगा। मैं टैगोर, उस टैगोर की बात करूंगा जिसकी प्रतिभा सबसे ज्यादा पहली बार राष्ट्रीय पटल पर मुखरित होकर आती है स्वदेशी आंदोलन के जमाने में। इतिहासकार सुनील सरकार लिखते हैं कि बंग आंदोलन के दिनों में पूरे बंगाल में एक सितारा था, वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हम लोग तो उनको एक कवि के रूप में जानते हैं, एक नाटककार के रूप में जानते हैं, एक चित्रकार के रूप में जानते हैं, लेकिन वह टैगोर जो बंग आंदोलन के दौरान वहाँ का सबसे चमकता हुआ चेहरा उभरता है, तो उस दौरान क्या कर रहा है, क्या करता है। 1904 मई का महीना, कलकत्ता के मिनारवा थिएटर में टैगोर का भाषण होता है। दो भाषण, एक 23 तारीख को और एक 31 तारीख को। दोनों भाषण में मुख्यतः एक ही बात है। वह भाषण बाद में प्रकाशित हुआ और बंगाल की प्रसिद्ध पत्रिका उस समय की बंगला भाषा की प्रवासी ने उसे छापा था। मॉडर्न रिव्यू में भी छपा हुआ, स्वदेशी समाज के नाम से। स्वदेशी समाज, मुझे ऐसा लगता है कि टैगोर को समझने का बुनियादी सूत्र उस भाषण से निकलता है। स्वदेशी समाज में टैगोर इस बात को रेखांकित करते हैं कि दुनिया की प्रत्येक सभ्यता का अपना एक मर्म स्थल होता है, उसकी एक अपनी संजीवनी शक्ति होती है। भारतीय समाज का मर्म स्थल क्या है और मर्म स्थल कहते किसे? टैगोर कहते हैं कि किसी समाज, किसी सभ्यता के अंदर जन कल्याण की शक्ति जहां निहित होती है वही उसका मर्म स्थल होता है। भारतीय सभ्यता में वह मर्म स्थल समाज। इसलिए भारतीय सभ्यता को समझना है तो समाज की संरचना को समझना पड़ेगा। भारतीय समाज का निर्माण किस रूप में हुआ है इसे समझना पड़ेगा। और अगर किसी नए भारत का निर्माण करना है तो भारतीय समाज की उस आत्मा को जागृत करना पड़ेगा जिस आत्मा का विच्छेद अंग्रेजों ने अपने 100 साल के शासनकाल में, उनके समय में, जिस समय वे कह रहे थे, लगभग 150 साल का शासनकाल था, कह रहे थे कि उस समय इन 100-150 वर्षों में जिस तरह से उसने हमें अपनी आत्मा से विमुक्त कर दिया है, आज जब जनता के बीच अपने को सोचने समझने का अवसर पैदा हुआ है तो पहला काम हमें करना
चाहिए कि हमें अपने समाज की प्रेरणा शक्ति को, उस समाज के मर्म स्तर को समझने की जरूरत है जहाँ से हमारी सभ्यता उद्भासित होती है। तो इसके लिए टैगोर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र सुनाते हैं। बाद में लोग बंगाल में इसको लेकर बहुत कवायदें की गई। उन्होंने उस समय एक बात कही थी कि हमें एक नायक की तलाश है, वह नायक जो पश्चिम के प्रतिरूप से गढ़ा हुआ नहीं होगा, भारत की अपनी मिट्टी से निकला हुआ नायक होगा, जो समाज नायक हो। ऐसा समाज नायक जिस दिन हमारे बीच उपस्थित होगा, हमारे समाज की आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी। समाज नायक कौन हो सकता है? अलग अलग कवायदें उस समय निकाली जा रही। कहा जा रहा था कि टैगोर का संकेत विवेकानंद की ओर है, कहा रहा था कि टैगोर का संकेत गुरदास बनर्जी की ओर है। गुरदास बनर्जी उस समय आप जानते होंगे, वहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक दौर नहीं था। उस समय वाइस चांसलर में समाज नायक होने की एक आशा टैगोर जैसे बड़े लोग देख रहे है। लेकिन बाद में टैगोर की वह खोज अपनी पूर्णता प्राप्त करती है गांधी के रूप। गांधी जब भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आते हैं तो टैगोर फिर दूसरा निबंध लिखते हैं। हालांकि वह निबंध असहयोग आंदोलन के विरोध में लिखा हुआ निबंध है, लेकिन निबंध का शीर्षक है सत्य का आह्वान, कॉल ऑफ द ट्रूथ। वो भी बड़ा लंबा निबंध है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। टैगोर और गांधी के बीच के विवेक बहस को समझने के लिए वह निबंध महत्वपूर्ण है। लेकिन उस निबंध में कहते हैं टैगोर कि पहली बार आपके रूप में, गांधी को संबोधित करते हुए, भारत को एक ऐसी प्रज्ञा मिली है जो इसके सत्य को उद्घाटित कर सकती है। तो आप अपनी ऊर्जा उस सत्य को उद्घाटित करने में लगाएं, न कि अंग्रेजों का असहयोग करने में। इस रूप में वे असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। इसके बीच 1904 बंगल विरोधी आंदोलन और महात्मा गांधी के आगमन, इसके बीच दुनिया बड़े उथल पुथल के दौर से गुजरती है। टैगोर को वैश्विक पटल पर स्वीकृति मिलती है। न केवल उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, बल्कि 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी जाती है। लेकिन वही टैगोर 1916 के सितंबर महीने से राष्ट्रवाद के विरोध में दुनिया के अभियान पर निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है वह टैगोर जो विश्व युद्ध के दौर में दुनिया की यात्रा पर निकलकर राष्ट्रवाद का विरोध कर रहा है और यह बता रहा है कि यह राष्ट्रवाद पश्चिम की जिस सभ्यता की उपज है, वह सभ्यता अपनी प्रकृति में किस तरह से पास हुई। प्रभुता और अधीनता के रिश्ते पर आधारित यह विश्व व्यवस्था इस राष्ट्रवाद की उपज है और इस राष्ट्रवाद के खिलाफ वो अपने अभियान की शुरुआत सितंबर महीने से करते हैं। जापान जाते हैं और जापान में उनका भाषण होता है। आप सभी जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौर में जापान एक उभरता हुआ राष्ट्र, जहां राष्ट्रवाद की हिलोरें चल रही थी, उस दौर में वहां जाकर वे कहते हैं कि पूर्व की आत्मा की अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद में नहीं होती है। इसलिए आज आपके यहाँ जो ये राष्ट्रवाद का उद्भान दिख रहा है, या आपकी सभ्यता के विरुद्ध है। जापान में जो लड़ाके की प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति सभ्यता को पाने के लिए होती है, युद्ध जीतने के लिए नहीं। यह संदेश जब वे जापान में देते हैं तो वहां के अखबार टैगोर का विरोध करते हैं। वे कहते हैं हारे हुए मुल्क का व्यक्ति और क्या कर सकता है, भारत एक गुलाम देश है, एक गुलाम देश का नागरिक इससे अलावा और क्या कर सकता है। इसलिए
टैगोर की बातें सुनने लायक नहीं। टैगोर जापान की अपनी यात्रा बीच में रोकते हैं और वे वहां से अमेरिका की ओर प्रयाण कर जाते हैं। अमेरिका में टैगोर के भाषणों की एक लंबी श्रृंखला है और वो प्रायोजित भाषण है। प्रायोजित भाषण मतलब टैगोर भाषण के लिए पैसे ले रहे थे और अमेरिका उस समय अपने को विश्व की अगुवाई करने के लिए तैयार कर रहा राष्ट्र होता। वहां जाकर टैगोर कहते हैं यह जो नवोदित राष्ट्र है यह हमारे ही मुल्क जैसा है। जिस भारत को उन्होंने महामानव समुद्र कहा, महामानव समुद्र बना कैसे? इतिहास के विभिन्न खेपों में विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों के सम्मिश्रण से पैदा हुआ भारत अमेरिका जैसा ही तो है। अमेरिका में अभी कबीलों की खेपें आ रही हैं। कोई फ्रेंच है, कोई स्पेन है, कोई इंग्लैंड का है। अलग अलग राष्ट्रों से आकर अप्रवासियों के राष्ट्र के रूप में यह राष्ट्र जो विकसित हो रहा है, इसे अभी मानव सभ्यता की अगुवाई करनी चाहिए। अमेरिका के अखबार में $700 फॉर फ्लैग, वहां के अखबारों में यह खबर छपती है। एक भाषण के उस सब जमाने में वे $700 ले रहे। तो $700 के बदले एक थप्पड़ मार रहे वे हमारे राष्ट्रवाद को त्यागने की अपील हमसे कर रहे हैं। लेकिन टैगोर थमते नहीं। अब टैगोर की विडंबना देखिए। एक और भारतीय राष्ट्रवादियों का समूह जो अमेरिका में बहुत सक्रिय था, आप सभी अगर इतिहास की किताबों से देखे होंगे तो वह गदर पार्टी। वह गदर पार्टी टैगोर की हत्या की योजना बनाती है। इसे लगता है कि यह अंग्रेजों का पिट्ठू है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इसे नाइटहुड मिल चुका है और एक घूम कर जो है वो ब्रिटेन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। तो वे सोचते हैं कि अमेरिका में इसे मार देने का सबसे अच्छा अवसर है। जिस होटल में वे टिके होते हैं उसकी लॉबी में 2 नौजवान भारतीय जाते हैं इस मंशा से कि टैगोर की हत्या करेंगे। लेकिन वे कहते हैं कि इससे पहले टैगोर का भाषण सुनना जरूरी है। जब वे टैगोर का भाषण सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम जो सोच कर आए थे, हम जो छवि बनाए हैं, ऐसा ही नहीं है। तो होटल की लॉबी में ही वे उसको प्रणाम करते हैं, अपना परिचय नहीं देते, चले जाते। तो एक और जो क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवादियों का समूह है वह टैगोर को राष्ट्रवाद के, भारतीय राष्ट्रवाद के विरोधी के रूप में देख रहा है और दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रवादी उसे अमेरिकी राष्ट्रवाद के विरोधी के रूप में देख रहे हैं। और वही टैगोर असहयोग आंदोलन का विरोध करता है। जिस गांधी को अपना नायक मानता है उसके द्वारा चले गए प्रथम असहयोग आंदोलन का विरोध करता है। तो आखिर टैगोर की भावभूमि क्या है, जहां खड़े होकर वह और मैं मानता हूं किसी भी रचनाकार को समझना हो, उसकी भावभूमि को समझना हो, तो साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं मानता हूं कि वह उसके रचनात्मक लेखन की ओर जाना चाहिए। तो टैगोर, अब फिर मैं रचनात्मक लेखन की ओर अपनी बातचीत के तीसरे हिस्से में, मैं घड़ी देख रहा हूँ मैडम, 18 मिनट मैंने भी बोला है, 12 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो फिर हम मुड़ते हैं उस टैगोर की ओर जो रचनात्मक लेखन के माध्यम से अपनी उस समझ को प्रस्तावित कर रहा है जिसे वह भारत की सभ्यता की आत्मा कहता है। बंगभंग आंदोलन में जिसका वो सबसे बड़ा नेता था और जिसने ये राखी बांधने का प्रचलन किया था, जिसने कोलकाता की सड़कों पर उस जुलूस का नेतृत्व किया था, वह 1906 में जो ही दंगा भड़कता है हिंदू मुस्लिम, वो एक दिन में अपने को विड्रॉ करता है और चला आता है शांति निकेतन।
जो उसकी आत्मा का लीड है, वहां आकर वो क्या, वहां आकर टैगोर गोरा उपन्यास आप सभी ने नाम सुना हो। मैं मानता हूं कि टैगोर की प्रतिभा का वो सर्वश्रेष्ठ काल जिसमें वे भारत तीर्थ लिखते हैं, भारतवर्ष में इतिहास की धारा नामक निबंध लिखते हैं, तपोवन जैसा निबंध लिखते हैं, और गोरा जैसी रचना। गोरा, मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतवासी को गोरा उपन्यास एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, खासकर इस अंध राष्ट्रवाद के दौर में जो पूरी दुनिया को फिर एक विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा किया हुआ है। उस दौर में टैगोर के गोरा को जरूर पढ़ना चाहिए। गोरा एक महाआख्यान है। मैं पूरी गोरा पर पूरी संपूर्णता में बात नहीं कर सकता अभी इतनी समय अवधि में, लेकिन गोरा के उस मर्म की ओर, गोरा जिन्होंने गोरा पढ़ा है, बंगला के उनको गोरा से हो गए। गोरा 1857 के विद्रोह के दौरान आयरिश दंपति की संतान के रूप में पैदा होता है और इटावा जिले में एक बंगाली ब्राह्मण दंपति वहां नौकरी कर रहा होता है। उसके घर के पिछवाड़े में आकर उसकी माता उसे जन्म देती है और उसका पिता आयरिश सैनिक होता है जो ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा होता है और भारतीय क्रांतिकारी उसकी हत्या करते हैं। घायल माँ उसके पिछवाड़े में आकर बच्चे को जन्म देती है और मर जाती है। वहां से वो बंगाली ब्राह्मण दंपति उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और आनंदमयी माँ है, टैगोर का नामकरण तो लाजवाब है। अब वो आनंदमयी कहती है कि जिस दिन मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया, मैं भूल गई छुआछूत, मैं भूल गई कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मैं भूल गई वो मैं बंगाली ब्राह्मणी, जात धर्म छुआछूत सब कुछ भूल गई बच्चे को गोद में लेते, और ये बच्चा ही मेरा जीवन हो गया। विडंबना देखिए, या बंगाल के नवजागरण की लहर देखिए। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वह कट्टरपंथी हिंदू निकलता है। हिंदुत्व के आगे उसे कुछ सूझता ही नहीं। जो उसके घर की लक्ष्मियां घर में काम करने वाली है, जो उसकी माँ की सबसे प्रिय है, उसको वो कहता है कि इसके हाथ पर पानी में नहीं और आनंदमयी कहती है कि तुम्हें इसने बच्चे की तरफ पाला है। तो कहता है नहीं तुम अपनी बात अपने पास रखो। और हिंदुत्व के रास्ते वो भारत राष्ट्र को पाना चाहता है। उस उपन्यास का क्रक्स यहाँ, हिंदुत्व के रास्ते वो भारत राष्ट्र को पाना चाहता है। पता लगता है कि जिस भारत राष्ट्र को खोजने के लिए दर की ठोकरें खा रहा है, अलग अलग तरह की उपासना कर रहा है, तो भारत राष्ट्र कहीं नहीं है। जिस परेश बाबू ने वह एक जागृत पुरुष की छवि देखता है, उस परेश बाबू में भी वो केवल ब्रह्म समाज के जागृत व्यक्ति को ही देख पाता है। ब्रह्म समाज के आगे के मनुष्य को वह नहीं देख पाता। परेश बाबू के अंदर जिस परेश बाबू की गोद ली हुई लड़की सुचरिता से वो प्रेम करता है, उस सुचरिता को भी वह अपनी भारत माता को पाने के रास्ते में कोई सहायक नहीं महसूस कर पाता। जिस बाप के यहाँ वो पला बढ़ा
जिसे अपना पिता मानता है, वो पिता अपनी वसीयत जब लिखता है तो कहता है कि गोरा को मुझसे दूर रखना। क्यों? क्योंकि वो मलेच्छ की संतान है। तो जब उसे यह पता लगता है कि उसका पिता, जिसे वो कट्टर ब्राह्मण मानकर खुद ही कट्टरता के रास्ते पर चल पड़ा था, वह तो उसे अपना पुत्र मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहता है वो मलेच्छ की संतान है। तो अपने दूसरे बेटे को कहता है कि तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करना, इसको तो दूर रखना। जब गोरा को यह पता लगता है, उस पैरों की जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है इस भारतवर्ष को पानी नहीं चला था, वो तो रास्ता ही नहीं है भारतवर्ष को पानी। तब वह लौट कर आता है और अपनी माँ आनंदमयी के पास आकर कहता है कि जिस भारतवर्ष को पाने के लिए मैं दर्द की कोशिश खा रहा था, वह भारतवर्ष मुझे इधर उसके आंचल तले तो मैं बढ़ा, यह तो भारत माता तुम ही हो। और तब वह कहता है कि तुम मुझे पानी पिला दो। और जिस नौकरानी को वह जीवन भर अछूत समझता रहा, उसके हाथ का पानी पीता है अपनी माँ के आंचल तले, उसे वह छाँव मिलती है। और तब उसे लगता है कि न हिंदू होकर, न मुसलमान होकर, न क्रिस्तान होकर, न ब्रह्म होकर इस भारत राष्ट्र को पाया जा सकता है। भारत राष्ट्र को पाने के लिए यहाँ की सामाजिक संरचना को और इस धरती के प्रति प्रेम की वजह ही इस बात पर पाया जा सकता है। यहाँ से टैगोर एक दूसरे टैगोर के रूप में विकसित होता है। और खुद एक बात का उल्लेख करना यहाँ जरूरी लगता है, खुद टैगोर इस बंगाली ब्राह्मण परिवार का अपने को एक प्रतिनिधित्व मानते थे। बंगाल का ब्राह्मण परिवार उन्हें अछूत समझता था। बंगाल के समाज में उन्हें बिरानी ब्राह्मण कहा जाता था। और बिरानी ब्राह्मण टैगोर चाहकर भी अपने बेटे बेटियों की शादी बंगाली ब्राह्मणों के बीच नहीं कर पाए। किसी सेन के अंदर अपने बेटी की शादी नहीं कर पाए, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाए। केवल बिरानी ब्राह्मणों के अंतर्गत ही हुआ। और वो बिरानी ब्राह्मण थे जो इतिहास के एक कालखंड में 12वीं सदी में इटावा की ओर से कन्नौज के इलाके से बंगाल में पूजा पाठ कराने के लिए गए। तो बंगाल का ब्राह्मण समाज 800 वर्षों के 700 वर्षों के बाद भी, उस समय के बाद भी, जब प्रिंस टैगोर कहलाते थे, द्वारकानाथ टैगोर, तो उनको अपने समाज का नहीं मान पाया। यानी सामाजिक संरचना के बीच जो विभेद पार्थक्य की द्वारा, ये टैगोर के शब्द है, पार्थक्य शब्द का भी बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये पार्थक्य की दीवार जो सामाजिक संरचना के तहत खड़ी की गई थी, वह भारत राष्ट्र की आत्मा के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है। इस चीज को टैगोर दिखाते। लेकिन उन्हें लगता है कि अंग्रेजों के आने के बाद उनके आघात से भारत की आत्मा जो जागृत हुई है, वह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने सामाजिक सामंजस्य की, सामाजिक सामरस्य की उस भावना को फिर से जागृत कर पाए, जहां हमारे राष्ट्र का, हमारी सभ्यता का मर्म छिपा हुआ है। लेकिन इस मार्ग में बाधा क्या है? इसमें बाधा है अंग्रेजी सभ्यता। वह अंग्रेजी सभ्यता किस तरह के भारतीयों का निर्माण कर रही है और किस तरह की क्रांति की अवधारणा को जन्म दे रही है, अगर इसे समझना है तो टैगोर के दूसरे उपन्यास 1916 में आता है, घर बाई। घर बाई उपन्यास नाम से जाहिर है घर और बाहर, लेकिन वो डायरी शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। पहली बार टैगोर का उपन्यास है जिससे केंद्रीय बात है, इसकी बिरला।
बिमला का पति है निखिल और स्वदेशी आंदोलन का क्रांतिकारी नेता है संदीप। संदीप के आक्रामक बयान और भड़काऊ व्यक्तित्व से बिमला कहती है कि मैं उसके आकर्षण से अपने को रोक नहीं पा, उसकी ओर आकर्षित होती चला जाता। और उसका पति निखिल जो आत्मशक्ति से संचालित नायक का प्रतिनिधित्व करता है, उसे वो बिमला को लगता है कि थोड़ा ठंडा है, प्रतिरोध तो करता है लेकिन पैसिव रेसिस्टेंस है इसका, निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो संदीप के आकर्षण में वो उसे जादू सा महसूस होता है, सम्मोहन सा लगता है उसे, वो संदीप की ओर आकर्षित होता है। और जैसा भड़काऊ बयान देने वालों का होता है, आक्रामक बयान देने वालों का होता है, संदीप बिमला को ठगने लगता है। वह उसके धन और उसके शरीर दोनों की ओर आकर्षित होता है। बिमला अपना धन तो उसे देती है, उसे लगता है कि ऐसा करके मैं इस देश के स्वाधीनता आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन जो ही उसे लगता है कि यह मेरे देह की ओर भी आकर्षित है, तब बिमला उसे उसकी सीमा रेखांकित करती है। और संदीप अपने बयानों से जब हिंसा भड़का देता है तो उसे पता लग जाता है कि अब हिंसा भड़क गई, अब हिंसा की यह लौ इस घर तक पहुंचेगी। तो आता है और उसी निखिल के घर में, जो उसका दोस्त है जिसके घर में रह रहा होता है, अपना सामान लेकर भागता है और उसके 10 मिनट के अंदर उसके घर पर आक्रमण होता है। उसके यहाँ खबर पहुंचती है कि हिंसा भड़क गया। जिस अपने पति को वह ठंडा मान रही थी, उसकी प्रतिक्रिया को निष्क्रिय प्रतिरोध मान रही थी, वह घोड़े पर सवार होता है और उस हिंसक भीड़ के सामने जाकर खड़ा होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध की असली परीक्षा होती है। निखिल अब उस पर सत्यजीत रे ने जब फिल्म बनाई तो उन्होंने दिखाया कि निखिल मर गया, लेकिन उपन्यास में निखिल को मरा हुआ नहीं दिखाया गया। ये दिखाया गया कि निखिल घायल होकर अपने घर पे स्वयं सेवकों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है और बिमला जिसे अपने पुत्र की तरह मानती थी, जो उसका विद्यार्थी था निखिल का, वह शहीद हो जाता है और अपनी शहादत से वह निखिल को बचाता है। तब बिमला को एहसास होता है कि जिस बाहर की प्रतीक्षा में, जिस बाहर के लिए मैं अपने अंदर को मार रही थी, तो मेरा घर भी गया और मेरा बाहर। यहाँ बाहर बिमला को अगर भारत राष्ट्र माता माने, जैसा कि उस उपन्यास में वर्णित किया गया है, तो इस भारत राष्ट्र माता का बाहरी पश्चिम की सभ्यता है, अंग्रेज सभ्यता है, इसका प्रतिनिधित्व अंग्रेज कर रहे हैं। और उस अंग्रेजों के आकर्षण में बनकर भारत माता अपनी आत्मा को खो देती है और वो अपनी प्रतिभा को भी गंवा देती है, अपनी स्व की चेतना को भी गंवा देती है और पश्चिम की चेतना को तो अंगीकृत नहीं कर पाती। यहाँ टैगोर की रचनात्मक मानस का सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्त होता है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलनों का एक नया दौर आता है पश्चिम बंगाल में। मेरी बातचीत का आखिरी हिस्सा होगा। वह आप सभी जानते होंगे सूर्य सेन का, मास्टर सूर्य सेन, क्रांतिकारी आंदोलन के मास्टर साहब के नाम से बंगाल के क्रांतिकारियों के लिस्ट में सबसे ऊपर भी ले जाते हैं। जिस समय गांधी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, वहाँ मास्टर सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था ढाका और मनमोहन सिंह के इलाके में। और उसमें बंगाल की 2 लड़कियों का नाम भी बहुत आगे आता है, लता वादेदार और कल्पना दत्त, जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हॉल में जब वायसराय भाषण देने आया था तो उस पर गोली चलाई और गोली वायसराय के पॉकेट में रखी नोटबुक भी लगी थी। वायसराय को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लड़की पकड़ ली। वो सब
मास्टर सुनसेन की योग लड़कियां। उस समय टैगोर एक दूसरा उपन्यास लेकर, तीसरा उपन्यास लेकर आते हैं, 4 अध्याय। उपन्यास का नाम है 4 अध्याय, 1932। उस उपन्यास का नायक अतीन को कह सकते हैं। और उपन्यास की जो नायिका है वो अतीन से प्रेम करती है। अतीन क्रांतिकारी दल का सदस्य है, क्रांतिकारी दल का मास्टर इंद्रनाथ है। और इला भी उस क्रांतिकारी दल की सदस्य है, लेकिन इला सब कुछ के बावजूद एक स्त्री, उसके अंदर एक संवेदनशील धड़कता हुआ हृदय। वह संगठन की पाषाणी हृदय से विचलित होने लगती है किसी किसी क्षण में। एकांत के क्षणों में उसे लगता है कि इतने सुनहरे नौजवानों की जो बलि हम लोग दे रहे हैं वो किस, क्या मिलेगा इससे, क्यों दे रहे हैं। संगठन का जो नेता है इंद्रनाथ, उसे लग जाता है कि इला अब हमारे काम की रही नहीं। इन नौजवानों को जो आकर्षित कर सकती थी विश्वविद्यालय में, उन नौजवानों को आकर्षित कर ली। अब उन नौजवानों को हमें पाषाणी हृदय में तब्दील करना है तो इला को रास्ते से हटाना होगा। और इला को रास्ते से हटाना है तो जिन लड़कों को वो प्रशिक्षित किए हुए लड़के तो उसे मारने के लिए नहीं तैयार होंगे। तो संगठन तय करता है कि अतीन, जो तुम प्रेम करते हो इला से, संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए तुम्हें उसको हटाना पड़ेगा। अब अतीन के उस आत्मद्वंद का टैगोर ने, इसके तो टैगोर बहुत माहिर है, शायद उतना बड़ा उपन्यासकार, अंतर्मन के द्वंद, अतीन का अंतर्मन, इला जिसे वो बेइंतहा प्यार करता है, जिसमें वो अपनी जिंदगी देखता है, और संगठन जिसके रास्ते उसने अपनी जिंदगी को दे दी, वो कहता है जिंदगी मेरी नहीं है, इस क्रांतिकारी संगठन की है और इसके रास्ते भारत माता की आज़ादी के लिए जीवन समर्पित है। और उस संगठन क्या कर रहा है, भारत माता की आज़ादी के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को कुर्बानी देनी है। जब वो इला के पास जाता है, उस मानसिकता में इला के साथ एक छोटा भाई रह रहा होता है, वो गेट खोलता है। एक बरसाती, हम लोग दिल्ली में रहते थे तो उसे बरसाती कहते हैं, मतलब घर के ऊपर एक कमरा होता है, अकेला सा कमरा। उस बरसाती में वह रह रही होती है, विद्यार्थियों का बड़ा पसंदीदा जगह होता है, छत खुली हुई सी, छत पर बाहर बैठ भी लिए कभी। तो बरसाती में रह रही होती है इला, और जब दरवाजा खटखटाता है तो उसे लगता है, उसके भाई को लगता है कि कहीं कोई मारने आया है। तो वह किचन से चाकू लेकर जाता है अपने बहन की रक्षा के लिए। लेकिन जब वो खोलता है तो देखता है अतीन, तो कहता है अतीन दा। तो अतीन उसे कहता है कि तुम नीचे चले जाओ, और वो इला के साथ फिर वो गेट बंद कर देता है। इला समझ जाती है, क्योंकि उसी संगठन की वो नेत्री है, वो समझ जाती है कि इसे संगठन ने आदेश दिया है मेरी हत्या करने का। तो उसकी गोद में वो सर रखकर कहती है कि इससे बेहतर मृत्यु मुझे क्या मिला। जिस आदेश के द्वारा तुम संचालित होकर आए हो उस काम को पूरा कर रही हो। मेरे लिए इससे बेहतर और कोई मृत्यु नहीं। जिसे मैं प्यार करती हूँ उसकी गोद में मैं मरूं, उसके हाथों मरूं, इससे बेहतर मृत्यु और क्या हो। और उस संगठन के आदेश के जरिए मरूं जिस संगठन को मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ
टैगोर कहते हैं, अभी कि इस उपन्यास लिखने की प्रेरणा मुझे एक शाम को मिली जब मैं अपने जोरासांको के महल में, जोरासांको का उनका पैतृक घर था जहाँ उनका जन्म हुआ था, तो जोरासांको के घर में मैं बैठा हुआ था और ब्रह्म बांधव उपाध्याय मेरे दरवाज़ा खुलता है। एक शाम धुंधला समय था, उस झुटपुटे में, शांत के झुटपुटे में ब्रह्म बांधव छटके के साथ मेरे कमरे में प्रवेश करते हैं और मेरे साथ 2 घंटे तक अपनी बातचीत करते हैं। उन लोगों की अंतरंगता थी। केवल एक वाक्य में उसका संदर्भ बता दूं कि शांति निकेतन जब शुरू किया था टैगोर ने, तो जिन 5 शिक्षकों और 3 विद्यार्थियों के जरिए उसमें एक शिक्षक ब्रह्म बांधव भी थे। और जिस समय श्री अरविंद का बंगाल की क्रांतिकारियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था, उस समय ब्रह्म बांधव वहाँ के सबसे इंटेलेक्चुअल क्रांतिकारी माने जाते थे और सांध्य पत्रिका का संपादन कर रहे थे। वे ब्रह्म बांधव जब टैगोर से 2 घंटे की बातचीत के बाद निकलते हैं घर से, तो निकल जाते हैं, फिर नहीं होता है, फिर दरवाज़ा खोलकर अपना सर कमरे के अंदर करते हैं और कहते हैं कि मैं नीचे गिर गया, और ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। टैगोर कहते हैं कि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इस अंतिम वाक्य को कहने के लिए ही ब्रह्म बांधव मेरे यहाँ आए। टैगोर अपने मित्र का विश्लेषण करते हैं कि ब्रह्म बांधव यहाँ इतने नीचे क्यों गिरे। वे कहते हैं ऐसा इसलिए गिर गए कि उन्होंने जिस रास्ते को चुना इस देश की आज़ादी के लिए, वह रास्ता आत्म पतन के रास्ते पर जाता है, वह आत्मोन्नयन के रास्ते पर नहीं जाता। भारत में क्रांतिकारी हिंसा ने इस तरह से अधोपतन की ओर उन्मुख राष्ट्र नायकों का समूह पैदा किया, आत्मोन्नयन की ओर उन्मुख राष्ट्र नायकों का। इसलिए वे गांधी को राष्ट्र नायक मानते हैं, अन्य क्रांतिकारियों को राष्ट्र नायक नहीं। क्योंकि हिंसा के जरिए आप किसी आत्मा का उन्नयन नहीं कर सकते हैं, चाहे उस हिंसा का उद्देश्य, उसका साध्य कितना भी पवित्र क्यों न हो। कहने का आशय उनकी उपन्यासों के माध्यम से मैंने टैगोर की उस भावभूमि को आप लोगों के समक्ष रेखांकित किया, करने का प्रयास किया, जिसके जरिए वे मानव सत्य और अपने जीवन के अंतिम समय में जब वे अपनी 80वीं 81वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण दिया था, सभ्यता का संकट। वो उनके जीवन का अंतिम भाषण, और सभ्यता का संकट क्या है। भारत अपनी आत्मा को खो चुका है और पश्चिम की एक ऐसी सभ्यता है जिसके पास आत्मा ही नहीं है, फिर यह मानव सभ्यता जाएगा। टैगोर का यह अंतिम प्रश्न है जो मानव की मानवीय सभ्यता के समक्ष संकट के रूप में उनके सामने उपस्थित है। आखिर इस मानव सभ्यता का भविष्य क्या हो। यह वह भावभूमि है जो टैगोर को विश्व मानव बनाती है, भारतीय आत्मा का उद्गावृष घोषित करती है। मुझे लगता है कि आज टैगोर की इसी रूप को समझने की जरूरत है, तब शायद हम भारतीय सभ्यता की आत्मा की भी पहचान कर पाएँ और इस वास्तविक हो रही पश्चिम की सभ्यता का कोई विकल्प भी प्रस्तावित कर सकें।